Good morning, dear students. Here I am Mr. Sunil Kumar, your SST teacher from Euro International School, Karina. Dear students, today we discuss chapter number 3 of history. The chapter name is Rural Life under the British Rule. Under the British Rule means अंग्रेजों के शासन काल के दौरान हमारा जो रूरल लाइफ था, रूरल लाइफ मीन्स रूरल लाइफ का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो जीवन था, उस जीवन को ब्रिटिश रूल अंग्रेजों के शासन ने किस प्रकार से प्रभावित किया, आज का ये हमारा चैप्टर रहेगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक बार थॉट पे भी नजर डालेंगे। वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। कि सुबह के समय एक सकारात्मक जो विचार है वो हमारे पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसको चेंज कर सकता है और सारे दिन भर हम पॉजिटिव वे में रह सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छिपा हुआ उनका एक एजेंडा था कि वो भारत के पूरे भूभाग क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार करना चाहते थे। अधिकारी नहीं, यहां से अब वो एक व्यापार करने के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी पूरे भारत के ऊपर अपना स्वामित्व करना चाहते थे। यही कारण था कि अब उन्होंने भारत में अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ भी उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी अब वो अपने व्यापार के रूप में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहते थे। आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से यहाँ से आई थी। स्पाइसेस, कॉटन और दूसरे चीजों का यहाँ से वो क्या करती थी, बड़ा व्यापार करती। क्यों? क्योंकि यूरोप की मार्केट में इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। ठीक है, इसी कारण से अब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है शुरू से ही, इसलिए यहाँ पे कृषि का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, और अब जो अंग्रेज लोग थे वो चाहते थे कि भारत में जो कृषि व्यवस्था है उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जाए। इसलिए उन्होंने बंगाल में नील की खेती, जिसको हम इंडिगो कहते हैं, उसको करने के लिए वहां के किसानों को विवश किया। ठीक है, पंजाब में यहाँ पे वो गेहूं और चावल की खेती करवाते थे। मद्रास, आसाम, यहाँ पे वो चाय की खेती करवाते थे। क्यों करवा चाहते थे? क्योंकि अब वो चाहते थे कि अपनी जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको पहले से ज्यादा मजबूती प्रदान की जाए। ठीक है, और यहाँ कृषि के क्षेत्र से वो बहुत ज्यादा रिवेन्यू भी प्राप्त करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लगातार कृषि के क्षेत्र से लगातार उनके पास एक इनकम कंटिन्यू प्रोसेस में वो रिवेन्यू प्राप्त करते रहे, और ये करके वो अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्तिशाली बनना चाहते थे और पूरे भारत के ऊपर अपना स्वामित्व करना चाहते थे। तो ये हमारा चैप्टर रहेगा, इस पे हम एक बार ध्यान से सबसे पहले की पॉइंट्स हम देखते हैं। फर्स्ट की पॉइंट इज रिवेन्यू। रिवेन्यू मींस क्या होता है? रिवेन्यू को हम बोलते हैं राजस्व। इट मींस टैक्स और इनकम दैट द गवर्नमेंट अर्न। गवर्नमेंट अर्न, सरकारें जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकारों से अपने टैक्स से अपनी इनकम को बढ़ाती, उसी को हम क्या बोलते हैं? राजस्व कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन मींस होता है पौधारोपण। ठीक है, इट मींस ए लार्ज फार्म वेयर वन टाइप ऑफ क्रॉप इज प्लांटेड। वो बड़े खेत जहां पे एक ही प्रकार के प्लांट, जहां पे एक ही प्रकार की खेती की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। नेक्स्ट इज दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मींस, इसका मतलब है रिवेन्यू कलेक्शन राइट, यानी कि अंग्रेजों ने जो राइट्स थे, राजस्व प्राप्त करने के अधिकार जो थे, वो गांव में कुछ जो बड़े जमींदार थे जिनको हम लैंड ओनर कहते हैं, उनको ये अधिकार दिया था, और वो रैयत जिसको हम किसान कहते हैं, ठीक है, उनसे वो अपना रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट इज कॉमर्शलाइजेशन। इसका होता है, इसको हम बोलते हैं निजीकरण कर देना, व्यापारीकरण कर देना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस प्रकार से कमाया जा सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट आता है रैयत। रैयत का मतलब होता है पीजेंट्स, किसान। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी तो उन्होंने किसानों को एक नाम दिया, जिसको हमने क्या कहा? रैयत के नाम से जाना। तो ये आपके 5 महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है, इनको आपको फेयर नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, और बाकी जो हमारा चैप्टर है उसके लिए हम पार्ट नंबर 2 में अभी डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम उन एक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली, राजनीतिक रूप से
और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्होंने भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर एक प्रयोगात्मक रूप से शुरू किया। और ये स्टार्टिंग उन्होंने कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में की थी। तो आइए उनको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। क्या है ये? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। दिस एक्ट इज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया। और कब शुरू किया? इसको किया 1793 के अंदर। 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नई सिस्टम स्थापित किया, एक नई कानून बनाया जिसका नाम रखा गया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो रिवेन्यू था, एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाली जो इनकम आमदनी थी, उसको फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, फिक्स करने का मतलब था चाहे फसल अच्छी हो तो भी आपको उतना ही देना पड़ेगा, अगर फसल आपकी अच्छी नहीं हुई है तब भी आपको उतना ही देना पड़ेगा। बट एक थोड़ा सा रिलीफ और दिया गया था कि अगर मान लीजिए कभी कभार फसल अच्छी हुई, अकाल पड़ा है, तो उस समय रिवेन्यू को थोड़ा कम भी कर दिया जाता था। लेकिन मोस्टली जो रिवेन्यू होता था वो फिक्स होता था, इसलिए इसको फिक्स रिवेन्यू सिस्टम भी, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा गया। ठीक है, और इसे कहां में लागू किया गया? इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों अलग अलग स्टेट्स के अंदर इनको लागू किया गया। They wanted to have certainly revenue collection। और इसको लागू करने का ब्रिटिश सरकार का एक उद्देश्य यह था कि वो कृषि से, एग्रीकल्चर से लगातार एक आमदनी, रिवेन्यू चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसको शुरू किया। और इसमें क्या था? जो रिवेन्यू होता था वो इसमें पूरी तरह से फिक्स होता था। ठीक है, एंड लैंड होल्डर्स, यहाँ पे जो जमीन के जो मालिक होते थे और जो जमींदार होते थे और ओनर, ये जमीन के मालिक भी होते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो लैंड होल्डर होता था वो क्या करता था? वो सभी गांव के सभी किसानों से क्या करता था? गांव के सभी किसानों से किसानों से रिवेन्यू कलेक्ट करता था। और उस रिवेन्यू को फिर किसके पास जमा करता था? उस रिवेन्यू को फिर वो ब्रिटिश कमेटी के पास जमा करता था। तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यहां से हमें कुछ फायदा तो होने लगा है, लेकिन इसको और ज्यादा बेनिफिट के रूप में कैसे लागू किया जाए, तो उन्होंने एक नई सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम था मालवारी सिस्टम। ठीक है, मालवारी क्या था? ये मालवारी सिस्टम ये था, इसको भारत के, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में इसको शुरू किया था। और नॉर्थ इंडिया में जो गांव होते थे उनको महल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको महल कहा जाता था, इसलिए इस सिस्टम का नाम मारवाड़ी सिस्टम रखा गया। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। इसको उत्तरी भारत के राज्यों में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया? एक ब्रिटिश ऑफिसर, इसका नाम था होल्ट मैकनीज, उन्होंने इसको शुरू किया। और कब शुरू किया? 1883 के अंदर शुरू किया। ठीक है, और इसमें कौन कौन से स्टेट हमारे इंक्लूड थे? इसमें पंजाब, अवध, आगरा, ठीक है, और पार्ट उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट इस सिस्टम में शामिल थे। ठीक है, द रेवेन्यू वाज कैलकुलेटेड एंटायर विलेज। ठीक है, यहाँ पे जो रिवेन्यू आता था वो रिवेन्यू यहाँ पे जो लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है, वो यहाँ पे रिवेन्यू गांव के सभी किसानों से इकट्ठा करते थे। ठीक है, एंड एंटर विलेज कॉल्ड महल। और यहाँ गांव के सभी किसान जो होते थे, कृषि करने वाले होते थे, इसलिए यहाँ पे उनको महल कहा जाता था। ठीक है, और विलेज हेडमैन, ठीक है, विलेज हेडमैन का मुख्य कार्य क्या होता था? विलेज हेडमैन का काम होता था गांव के सभी किसानों से लगातार उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करते रहना। ठीक है, और यहाँ पे जो विलेज हेडमैन होता था, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको 5% कमीशन भी देती थी। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी? ये आपकी मालवाड़ी सिस्टम था। इसको कहां पे शुरू किया गया? इसको नॉर्थ इंडिया में शुरू किया गया। इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे? पंजाब, अवध, आगरा, ठीक है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के भी कुछ पार्ट इसमें शामिल थे। इसमें क्या था? इसमें विलेज हेडमैन होता था, वो क्या करता था? गांव के सभी किसानों से क्या करता था? रिवेन्यू कलेक्ट करता था। और विलेज हेडमैन को यहाँ पे कमीशन के रूप में 5% रिवेन्यू भी इनको दिया जाता था। इसके बाद एक और सिस्टम शुरू किया गया, जिसको क्या नाम रखा गया? रैयतवारी सिस्टम रखा गया। ठीक है, रैयत मींस क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, अब ये जो सिस्टम था ये डायरेक्ट किसके बीच में था? ये डायरेक्ट
अंग्रेज और डायरेक्ट किसानों के बीच में था। जिस प्रकार से परिवार में संबंध एक पिता और पुत्र का होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो संबंध था वो किसके बीच में था? डायरेक्ट अंग्रेज और किसानों के बीच में था। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस मुनरो। इसको सर थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। और कब किया? 1820 के अंदर इसको शुरू किया। और कहां पे शुरू किया? इसको मद्रास प्रेसिडेंसी साउथ इंडिया में इसको शुरू किया गया। लेटर इन बॉम्बे, और बाद में इसको बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उसमें भी इसको शुरू किया गया। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड रैयत। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ ऊपर वालों में तो क्या था कि बीच में हेड विलेज हेडमैन होता था, जो किसानों से क्या करता था? रिवेन्यू कलेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ पे अंग्रेजों ने डायरेक्ट अपने अधिकारी और डायरेक्ट किसान के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया। ठीक है, और यहां से उनसे रिवेन्यू भी लिया जाता था। ठीक है, अगर जहां रिवेन्यू ज्यादा होता था, किसान उसको रिवेन्यू को पूरा नहीं कर पाता था, ठीक है, तो एक अधिकार ये भी यहाँ पे स्थापित किया गया था कि जो किसान है वो अपनी मर्जी से जो अपनी जमीन है उसको ट्रांसफर कर सकता है। किसके पास? ब्रिटिश के पास ट्रांसफर कर सकता है, या उसको डायरेक्ट वो सेल भी कर सकता है। इस प्रकार से बहुत से किसानों ने जो रिवेन्यू को समय पे नहीं दे पाए, उन्होंने अपना क्या किया? उन्होंने अपनी जमीन को डायरेक्ट अंग्रेजों को सेल कर दिया। तो ये कुछ सिस्टम्स उन्होंने बनाए थे, कुछ कानून उन्होंने बनाए, जिस कानून से उन्होंने ग्रामीण भारत के अंदर भी अपने व्यापार को बहुत ज्यादा फैलाया और उसको बढ़ाया। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।